देखो, कल शब्द अलंकार तक बात कर ली थी हमने, शब्द अलंकार तक बात कर ली थी। अलंकार का सामान्य परिचय अपने ज्ञात कर लिया था। अलंकार का शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ, काव्य शास्त्र में अलंकार का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, और एक दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा देखी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखी परिभाषा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परिभाषा देखी थी। और भी काफ़ी परिभाषाएं, परंतु एक परिभाषा इनमें से आपको याद होनी चाहिए, और सर्वाधिक जो मान्य परिभाषा है जो याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए दंडी के अनुसार। दंडी के अनुसार आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। तो आगे अब हम शब्द अलंकार में, हमने कल बताया था, शब्द अलंकार को स्पष्ट किया था कि शब्द अलंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम शब्द अलंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जो चमत्कार है, जो सुंदरता है, जो पंक्ति में अलंकार है, वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर उस पंक्ति में कोई किसी प्रकार की सुंदरता या चमत्कार देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हमने बताया था कि शब्द अलंकार में 3 प्रकार के अलंकार, एक चौथा वक्रोक्ति अलंकार भी होता है, परंतु हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो 3 प्रकार के अलंकार पढ़ते हैं हम शब्द अलंकार के अंतर्गत, अनुप्रास, यमक और श्लेष को। आज हम स्टार्ट करते हैं अनुप्रास अलंकार को। आज विस्तार से अध्ययन करेंगे किसका, अनुप्रास अलंकार का। तो एक बार अपनी कॉपी पर हेडिंग डालें, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, पहले अनुप्रास अलंकार को 1 मिनट देखें इधर। अनुप्रास अलंकार देखो, अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्रे प्लस आस। अनुप्रास एक इधर देखे, पहले लिखे नहीं, अनु उपसर्ग, प्रे भी उपसर्ग और आस, इनसे आस या धातु है, इनसे मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, और प्रे का मतलब होता है अच्छी तरह, प्रे का मतलब होता है अच्छी तरह या अधिक तरह, और आस का अर्थ होता है बैठना, आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात अनुप्रास अलंकार का अर्थ निकल करके आता है कि किसी व्यंजन वर्णों का एक के बाद पीछे पीछे अच्छी तरह से क्या करना, बैठना। यानी जब कोई व्यंजन वर्ण जिसकी किसी पंक्ति में एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, अगर किसी व्यंजन वर्ण की किसी काव्य पंक्ति में एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुप्रास अलंकार में केवल व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी, ना कि स्वर वर्णों की। स्वर वर्णों की समानता को नहीं देखना है, स्वर वर्णों की आवृत्ति को नहीं देखना है, हमें केवल व्यंजन वर्ण की आवृत्ति को ही देखना है। और जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक व्यंजन की भी एक से अधिक बार आवृत्ति हो सकती है, एक से अधिक व्यंजन वर्णों की भी एक से अधिक बार क्या हो सकती है, आवृत्ति हो सकती है। तो एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या परिभाषा बनती है अनुप्रास अलंकार की। तो परिभाषा देखो, जैसे काव्य पंक्ति में, जैसे काव्य पंक्ति में, जैसे काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की, जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की, किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार,
तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सीधी सी साधारण सी परिभाषा है, अनुप्रास अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सीधी सी बात है कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की ही केवल आवृत्ति होगी, स्वर वर्णों की आवृत्ति या समानता को नहीं देखा जाएगा इसमें। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण लेते हैं अपन कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। ये कोई एक काव्य की पंक्ति है और इस पंक्ति में देखना है हमें अनुप्रास अलंकार है या नहीं है। तो देखो इसका अपन स्पष्टीकरण करके देखें, इसका अपन स्पष्टीकरण करके देखते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो अब इस काव्य पंक्ति में इधर ध्यान से देखें, इस काव्य पंक्ति में भय वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। भय वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो भय वर्ण कैसा है? व्यंजन वर्ण है और उसकी एक से अधिक बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो अपन कह सकते हैं ना, भय वर्ण की, वह व्यंजन वर्ण की, वह व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, आवृत्ति होने के कारण उक्त काव्य पंक्ति में, उक्त काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। उक्त काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। यानी भय वर्ण की जब एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, भय व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण, भय भगवान में भी है, भक्तों में भी भय वर्ण है, भयंकर भी भय वर्ण है, बुरी में भी भय वर्ण है, भीति और भगाइए इन सब में भय वर्ण है। यानी यहाँ जो भय व्यंजन वर्ण है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार के प्रकार, अनुप्रास अलंकार के प्रकार। तो देखो अनुप्रास अलंकार के मोटे तौर पर हम 5 प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है पहले छेकानुप्रास। नंबर 1 पे छेकानुप्रास। नंबर 2 पे वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास। नंबर 3 पे श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास।
6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और नंबर 4 पे अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास और नंबर 5 पर आ जाता है लाटानुप्रास। 6 का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रेय आएगा ये श्रुत्यानुप्रास, फिर अंत्यानुप्रास और फिर लाटानुप्रास। ये 5 प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के। 6 का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छः का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ये 5 प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के। अर्थात अनुप्रास अलंकार को इन निम्न 5 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। अब इनका बारी बारी से अध्ययन किया जाएगा। पहले 6 का अनुप्रास को देखते हैं, फिर श्रुत्यानुप्रास को, उसको वृत्त्यानुप्रास को, फिर श्रुत्यानुप्रास को देखेंगे, फिर अंत्यानुप्रास को देखेंगे, फिर लाटानुप्रास अलंकार को देखेंगे। तो पहले एक बार समझते हैं। पहले देखो एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो देखो अपन 6 का अनुप्रास अलंकार की बात करें, ध्यान से देखें ब्लैक बोर्ड की तरफ है। अपन 6 का अनुप्रास अलंकार की बात करें तो 6 का अनुप्रास अलंकार में 6 का अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होगा जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होगी। कहने का मतलब है कि कोई व्यंजन वर्ण केवल 2 बार आए, केवल 2 बार आए, 2 बार आए तो आवृत्ति एक बार हो जाती है। जब किसी व्यंजन वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति हो या कोई व्यंजन वर्ण केवल 2 बार आए एक पंक्ति में, एक पंक्ति में कोई व्यंजन वर्ण 2 बार आए या किसी व्यंजन वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति हो। अगर किसी व्यंजन वर्ण की जब एक बार आवृत्ति होगी तो वहाँ व्यंजन वर्ण वो 2 बार आएगा मात्र, और जहाँ 2 बार व्यंजन वर्ण आएगा एक पंक्ति में कोई सा भी, वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार करेंगे। 6 का अनुप्रास अलंकार करते हैं वहाँ पर। जैसे उदाहरण देखते हैं, 1 मिनट उदाहरण से देखें कि कानन, कानन कठिन, कानन कठिन, यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया है। कानन कठिन भयंकर वारी, भयंकर वारी, कानन कठिन भयंकर वारी। अब इधर देखें, इधर देखें, यहाँ कै वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति आ रही है। कै वर्ण है वो केवल 2 बार आ रहा है, यानी एक बार आवृत्ति हो रही है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ नए वर्ण की आवृत्ति 3 बार आया है, यानी नए वर्ण 2 बार ना करके 3 बार आया है। अपन यहाँ नए से इसको नहीं लगा रहे, नए से 6 का अनुप्रास को नहीं लगा रहे। अपन यहाँ अपन को सिर्फ केवल एक व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति होनी चाहिए, एक बार आवृत्ति होनी चाहिए, या कोई व्यंजन वर्ण केवल 2 बार आवे, 2 बार आवे या एक बार आवृत्ति होए। पहले दोनों शब्दों में अंतर देखो, एक बार आवृत्ति होए, एक बार आवृत्ति का मतलब है कि कोई व्यंजन वर्ण कितनी बार आवेगा, 2 बार आएगा। एक व्यंजन वर्ण कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और जब 2 बार आएगा कोई व्यंजन वर्ण तो उसकी कितनी बार आवृत्ति हो जाएगी, एक बार आवृत्ति हो जाएगी। अब यहाँ हम नए के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, नए के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। यहाँ हमारी इस काव्य पंक्ति में एक काव्य पंक्ति ये बनती है हमारी, एक तो ये बनती है और एक हमारी ये बनती है। ये 2 काव्य पंक्तियाँ अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो या में कै वर्ण केवल 2 बार आए हो, यानी एक बार आवृत्ति हुई है। कै वर्ण कै बार आओ, 1-2 बार, और आवृत्ति कितनी बार हुई है, एक बार। तो इसके कारण यहाँ 6 का अनुप्रास हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ बार बार, 6 का अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है कि जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति हो या कोई व्यंजन वर्ण केवल 2 बार आए, कोई 2 बार आए या किसी व्यंजन वर्ण की एक बार क्या हो, आवृत्ति हो, वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है।
अब यहाँ कै वर्ण केवल 2 बार आ रहा हो, 2 बार आ रहा हो, तो इसका मतलब है यह आवृत्ति कितनी बार रह रही है, 1 बार हो रही है। इसके कारण यह 6 का अनुप्रास अलंकार है। वही स्थिति कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है भयंकर और भारी में। भयंकर और भारी में जो भय शब्द है या रे शब्द है, भय वर्ण है, सॉरी शब्द नहीं, भय वर्ण हो चाहे रे वर्ण, इन दोनों की केवल 2 बार आयो है और 1 बार क्या हुई है, इनकी आवृत्ति हुई है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यंजन वर्ण 2 बार आवे, जब कोई व्यंजन वर्ण 2 बार आवे या किसी व्यंजन वर्ण की 1 बार आवृत्ति होए, 1 बार आवृत्ति हो या कोई व्यंजन वर्ण 2 बार आवे, तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर ये 2 अलग अलग काव्य पंक्ति हैं, 2 अलग अलग काव्य पंक्ति हैं, इनके बीच में कॉमा है, अल्पविराम का कॉमा लगा हुआ है, तो इसमें कै वर्ण 2 बार आया हो यानी 1 बार आवृत्ति हुई है। यहाँ भय वर्ण केवल 2 बार आया हो, रे वर्ण भी 2 बार आया हो यानी 1 बार आवृत्ति है रही है। इसलिए यहाँ अनुप्रास कौन सा, अनुप्रास का कौन सा प्रकार हो जाएगा, 6 का अनुप्रास हो जाएगा। ये तो बात रही 6 का अनुप्रास अलंकार की। उसके बाद अपन है, उसके बाद अभी एक बार समझ लो, लिखना किसी को नहीं है, एक बार समझ लो, उसके बाद मैं सबको बारी बारी से लिखाऊंगा। उसके बाद इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं कि करुणा कल्पित हृदय में, करुणा कल्पित हृदय में, करुणा कल्पित हृदय में, करुणा कल्पित हृदय में, करुणा कल्पित हृदय में विकल विकल, करुणा कल्पित हृदय में विकल विकल, करुणा कल्पित हृदय में विकल विकल रागिनी बजती हैं, रागिनी बजती हैं। ये कोई काव्य की पंक्ति है, इसमें मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया, यानी एक काव्य पंक्ति तो एक चरण तो ये हो गया और एक चरण ये हो गया। अब इस चरण में हमने देखना है कोई ऐसा वर्ण है क्या जो 1 बार आ रहा है, 1 बार आवृत्ति हो रही है, या उसको 2 बार आ रहा है, वो इस काव्य पंक्ति में देखनी है। और फिर उसके बाद इस काव्य पंक्ति में देखना है हमको कि कोई व्यंजन वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो रही है या फिर 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर देखें ध्यान से, इधर की तरफ ब्लैकबोर्ड की तरफ देखें तो यहाँ कै वर्ण की केवल कितनी बार आवृत्ति हुई है, 1 बार, यानी 1 बार आवृत्ति हुई है, तो यानी कै वर्ण कितनी बार आयो, कुल में 2 बार आयो है। कितनी बार आयो है, 2 बार, और आवृत्ति कितनी बार हुई है, 1 बार। उसी प्रकार यहाँ विकल शब्द में कोई सा भी वर्ण देख लें, वी को देख लें, बै को, कै को देख लें या ले को देख लें, इन दोनों में भी ये दोनों विकल शब्द हैं, इन दोनों में भी एक वर्ण की 1 बार आवृत्ति हुई है और 2 बार आयो। 1 बार आवृत्ति हुई है कहने का मतलब कितनी बार आवगो, 2 बार आवगो। तो ध्यान रखना है 6 का अनुप्रास अलंकार में जब किसी काव्य पंक्ति में, 6 का अनुप्रास में ध्यान रखना है कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो, अर्थात कोई व्यंजन वर्ण केवल 2 बार आए, तो वहाँ कौन सा होगा, 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा, 6 का अनुप्रास। उसके बाद आगे चलते हैं वृत्तानुप्रास अलंकार पर। आगे वृत्तानुप्रास अलंकार पर चलते हैं। तो वृत्तानुप्रास अलंकार कहाँ होता है, तो वृत्तानुप्रास अलंकार की ध्यान देखें इधर ब्लैकबोर्ड की तरफ के वृत्तानुप्रास अलंकार में कोई निश्चित सीमा नहीं रहती है किसी व्यंजन वर्ण की आने की। ये तो 6 का अनुप्रास में ही, ये तो 6 का अनुप्रास में ही निश्चित सीमा रहती है कि कोई एक व्यंजन वर्ण केवल उसकी 1 बार आवृत्ति होगी या 2 बार आएगा। परंतु वृत्तानुप्रास में कोई व्यंजन वर्ण कितनी भी बार आ सकता है, यानी जिस काव्य पंक्ति में कोई व्यंजन वर्ण जिस काव्य पंक्ति में कोई व्यंजन वर्ण 1 से अधिक बार उसकी आवृत्ति हो, जैसे यहाँ पर देखो भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब इसमें भय वर्ण है वो उसकी 1 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति जहाँ पैदा हो है वहाँ हो जाता है कौन सा, वृत्तानुप्रास। ध्यान रखना है
ये दोनों अलंकार एक दूसरे के बिल्कुल विलोम हैं। इसमें तो किसी व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति होगी और इसमें किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो सकती है। जैसे मान के चलो एक उदाहरण देखते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तट तमाल तरवर बहु छाए, तरवर बहु छाए। अब इधर देखे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ पर तय वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। एक बार आवृत्ति ना होकर के एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। अगर किसी व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति होए तो छे का अनुप्रास करो, अगर किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होए तो वृत्तानुप्रास अलंकार करो। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति होए तो छे का अनुप्रास और एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वृत्तानुप्रास। तो उसके बाद अपन देखते हैं श्रुतानुप्रास अलंकार। इनको देखने से पहले एक बार इन दोनों अलंकारों को लिख लेते हैं। तो हेडिंग में डालें पहले छे का अनुप्रास अलंकार, हेडिंग में डालें छे का अनुप्रास अलंकार, हेडिंग में सभी डालें छे का अनुप्रास अलंकार। छे का अनुप्रास अलंकार इधर डालें हेडिंग में छे का अनुप्रास अलंकार। और छे का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखें, जैसे काव्य पंक्ति में, जैसे काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में किसी, जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की, किसी व्यंजन वर्ण की, किसी व्यंजन वर्ण की एक बार, किसी व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, एक बार आवृत्ति हो या कोई व्यंजन वर्ण, कोई व्यंजन वर्ण केवल दो बार आए, केवल दो बार आए तो वहाँ छे का अनुप्रास अलंकार, तो वहाँ छे का अनुप्रास अलंकार होता है, तो वहाँ छे का अनुप्रास अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति हो या कोई व्यंजन वर्ण, कोई व्यंजन केवल दो बार आए, दो बार आए, दो बार आए तो वहाँ छे का अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखें छे का अनुप्रास अलंकार के कानन कठिने, कानन कठिने, कानन कठिने भयंकर वारी, कानन कठिन भयंकर वारी, कॉमा जरूर लगाएं, एक पंक्ति ये हो जाएगी, दूसरी पंक्ति ये हो जाएगी। उसके बाद दूसरा उदाहरण लिखें, ऐसे ऐसे करुणा, ऐसे करुणा कल्पित, ऐसे करुणा कल्पित हृदय में, ऐसे करुणा कल्पित हृदय में विकल विकल, इस करुणा कल्पित हृदय में विकल विकल, इस करुणा कल्पित हृदय में विकल विकल रागिनी, रागिनी बजती हैं। इस करुणा कल्पित हृदय में विकल विकल रागिनी बजती हैं।
ये तो हो जाएगा आपका 6 का अनुप्रास अलंकार। उसके बाद ये तो पहला हो गया, और उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा होगा वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार दूसरा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का दूसरा प्रकार होता है वृत्तानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा लिखें, जैसे काव्य पंक्ति में, जैसे काव्य पंक्ति में, जैसे काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की, किसी व्यंजन वर्ण की, जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार, तो वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है, तो वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे, जैसे देखें, मन की मन में माज रही, 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 इसमें मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मैं वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ हो जाएगा वृत्तानुप्रास अलंकार। दूसरा देखें, गंदी गंध गुलाब की, गंदी गंध, गंदी गंध गुलाब की, गंदी गंध गुलाब की गवई ग्राहक कौन, गवई ग्राहक कौन, गंदी गंध गुलाब की गवई ग्राहक कौन, इसमें गे वर्ण की आवृत्ति हो रही है एक से अधिक बार, इसलिए वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, तारिणी तनुजा, तारिणी तनुजा तट तमाल, तारिणी तनुजा तट तमाल तरवर, तरवर बहु छाए, तारिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसमें वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना, वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना, वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना, वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना। उसके बाद ये वृत्तानुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। उसके बाद उसके बाद अगला देखते हैं, अगला तीसरा देखते हैं,
श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार को देखते हैं। इधर देखें श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में जिस काव्य पंक्ति में जिस काव्य पंक्ति में जिस काव्य पंक्ति में एक ही स्थान, एक ही उच्चारण स्थान से, जिस काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित, जिस काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित व्यंजन वर्णों की एक से अधिक बार जिस काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित व्यंजन वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। 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 जिस काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से, जिस काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित व्यंजन वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जिस काव्य पंक्ति में अपन को ऐसे वर्ण दिखाई दें जिनका हम एक ही उच्चारण स्थान से जिनको अपन उच्चारण करते हैं, यानी 8 प्रकार से हमारे जो उच्चारण स्थान है वो उसके 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार से हम व्यंजन वर्णों का या स्वर वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। अगर उन उच्चारण स्थानों में से एक ही उच्चारण स्थान से कोई उच्चारित व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाए, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर एक सारणी बनाएं, एक यहाँ पर सारणी बनाएं, क्रम संख्या, उसके बाद उच्चारण स्थान, क्रम संख्या, उच्चारण स्थान, और फिर इधर लिखें उच्चारित व्यंजन वर्ण, उच्चारित व्यंजन वर्ण। क्रम संख्या में देखें नंबर 1, क्रम संख्या में नंबर 1 लिखें। नंबर 1 पे डालें यहाँ पर कंठ,
और कंठ से हम उच्चारण करते हैं, कंठ से उच्चारण करेंगे हम ए आ के खे गे घे, के खे गे गे। इधर देखें, अब इधर देखें क्रम संख्या नंबर 1 पे पहले हम ले रहे हैं उच्चारण स्थान। यहाँ उच्चारण स्थान पहले लिया है हमने कंठ, और इस कंठ उच्चारण स्थान से ए आ और कै वर्ग, ए आ और कै वर्ग। अब कै वर्ग में के खे गे घे और डे, इनका उच्चारण स्थान हम करते हैं कहाँ से? कंठ से करते हैं, कंठ से करते हैं। कै का, कै वर्ग का और ए आ, ये दो स्वर हैं, ये व्यंजन हैं। और इसके बाद है का भी उच्चारण स्थान यहाँ से होता है, और फिर विसर्ग का, विसर्ग का, इन सब वर्णों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तालु, दूसरे नंबर पे आता है आपका तालु उच्चारण स्थान। इसमें तालु में ई चे वर्ग को चे छे जे झे अणे, और ये और से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान करते हैं हमें तालु से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान करते हैं हम तालु से। उसके बाद तीसरे पर देखेंगे मूर्धा, तीसरे पे मूर्धा, मूर्धा से री का, फिर टेवर का टे ठे डे ढे टे ठे डे डे और रे, और उसके बाद ये मूर्धा से, षटकोण से कहते हैं। उसके बाद चौथा देखते हैं अपने, चौथा है दंता, दंता से होता है उच्चारण स्थान ले ते थे दे धे ने, ले ते थे दे धे ने और से, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत से या दंता से, दंत से या दंता से होता है इनका उच्चारण स्थान। उसके बाद 5वें नंबर पर देखें, 5वें नंबर पर देखें ओष्ठ, ओष्ठ देखें, ओष्ठ ते ऊ और ऊ पे फे बे भे में, इसका उच्चारण स्थान ऊ और पे वर्ग, इनका उच्चारण स्थान हम ओष्ठ से करते हैं, इनका उच्चारण स्थान हम ओष्ठ से करते हैं। अब इधर ध्यान से देखें, ब्लैक बोर्ड की तरफ इधर ध्यान देखें। यहाँ मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक उदाहरण लिखा रहा हूँ कि दिनांत, दिनांत था थे दिननाथ, दिनांत था थे दिननाथ, दिनांत था थे दिननाथ, थे दिननाथ। डूबते, डूबते से देनो, से देनो आते ग्रह ग्वाल वाल, ग्वाल वाल। इधर देखे ध्यान से इस पंक्ति को,
दिनांत था थे दिननाथ, डूबते सह देनु आते ग्रह ग्वाल वाल। अब इसका अर्थ हो जाएगा दिनांत था, दिन का अंत था, दिन का अंत था यानी दिन का अंत था यानी दिन का अंत होने वाला था। दिननाथ, दिन के स्वामी सूर्य डूब रहे थे और जितने भी ग्वाल वाले हैं वो अपनी गायों को लेकर के अपने घरे आ रहे थे। अब यहाँ देखो, यहाँ इस काव्य पंक्ति में सबसे ज़्यादा जिन्हें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है वो किनकी हुई है? ते, थे, दे, धे, ने और ले, इसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति हो रही है इसकी। और इन वर्णों का हम उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं? दंता से। तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की जब एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद अगले जो अनुप्रास अलंकार के जो अगले भेद हैं यानी अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास अलंकार हैं, उनको अपन कल देखेंगे। ठीक है।